हमेशा मुझे बोलती थी, तब बोलती थी जब मैं ना बहुत परेशान हो जाती थी या ऐसा लगता था कि अरे यार ये कब होगा काम। कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो शी वुड से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। ठीक है, सो वेन एवर यू आर इन डीप दिस थिंग कि पता नहीं यार ये कैसे होगा, नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, जस्ट टेल दिस टू योर मन, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। मन बहुत तेज गति से भागता है, उसको लगता है सब आज हो जाए, अभी हो जाए, है ना। तो यू टेल योर मन कि धीरे धीरे रे मना, अरे मन धीरे 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 सब कुछ होए। सब इस दुनिया में, संसार में होने वाली हर घटना धीमी है, तेरे हिसाब से नहीं होगी। ठीक, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा। जो माली होता है ना, तो वो माली कितने घड़े सींचे, 100 घड़े, है ना, 100 घड़े पानी डालता है ना। ऋतु आए फल होए, तो 100 घड़े पानी अगर मैं आज ही डाल दूं तो क्या उसमें फल आ जाएगा वृक्ष में? तो मन तो करता है कि अगर 100 ही घड़े पानी डालना तो आज ही डाल दें, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो माली सींचे 100 घड़ा, तो माली का लेकिन काम है कि 100 घड़े उसको पानी तो डालना ही है, नहीं तो वृक्ष मर जाएगा ना। तो माली सींचे 100 घड़ा, और माली को निरंतर उस वृक्ष को, है ना, सींचते रहना पड़ेगा। ऋतु आए फल होए, और उसके बाद भी अपना कर्म करने के बावजूद भी आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो प्रकृति का विधान है ना। विधान क्या है, जैसे आपने रिवाइज किया, बार बार पढ़ा, आ ही जाना है, यही विधान है ना। तो ऋतु आए फल होए, तो 2 चीज़ें हैं ना, एक तो अपने कर्म पर ध्यान रखना, और दूसरा जो नियम है ना संसार का, उस पर भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। इसलिए विचलित नहीं होना, काम रोज करते जाना है, रोज करते जाना है। तो मेरी लाइफ में ना, मुझे लगता नहीं कितने बार ऐसे सालों बीत गए इस बात, और मैं कितने बार अपने आप को ये बात बोलती हूँ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है यार बहुत टाइम लग रहा है भाई इस चीज़ को करने में, हो नहीं रहा है मेरे से, बीच बीच में कई बार छूट जाता है। मेरी खुद की पढ़ाई में कई बार बाधाएं आती ही रहती हैं। अब हर एक की कहानी है यही, है ना। तो क्या है कहावत, धीरे सब कुछ होए, ऋतु आए फल होए। ठीक, दोनों बातें ध्यान रखनी है। और मन, एक और वो कहावत कहती थी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो बस जिसको जीत चाहिए ना, वो मन पर अपने जीत पाता रहे, काम हो गया। अगर आपने मन पे जीत नहीं पाई है ना, ये जो मन है बार बार आपको परेशान करने लग गया, हाय 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 तो ये 2 कहावतें मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी, है ना, यही है मेरी ज़िंदगी जो है। चलिए, तो बढ़िया, हम लोग कितने 5 पेजेस कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी सुना दी थी। हमेशा वाटर लेवल के हिसाब से ध्यान रखना है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपको याद है। 2 हम लोगों ने कल फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे? Q/T। करेक्ट। और दूसरा V=W/Q। ठीक, इसको किस में नापा गया था? वोल्ट मीटर। इसको वोल्ट, हाँ, वोल्ट में नापा गया था, वोल्ट मीटर से नापा गया था। आई को एम्पियर। हाँ, क्यू कितना हो, 1 कूलाम हो, टाइम 1 सेकेंड हो, तो कितनी करंट बहेगी, 1 एम्पियर। अगर 1 जूल काम किया जाए 1 कूलाम चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, तो दो बिंदुओं के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस होगा? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम वोल्टेज डिफरेंस भी है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये सारे सिंबल्स पढ़ लिए थे। आज पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये ओम नाम का एक साइंटिस्ट था, OHM, नॉट OM, ओम्स। ठीक है, ओम्स लॉ। अब ओम जो है, ये रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। बड़ी आसान सी बातें हैं, पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया था, कल हमने काफ़ी डिस्कशन किया था, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, है ना।
इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। कह रहे हैं कि क्या कोई संबंध है। अभी जो संबंध है ये किस में लिखा जाएगा? यस, तो आगे इक्वेशन की बात करेंगे। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के दो सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें और जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, क्या इसमें कोई लेना देना है? कह रहे हैं लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी तो अब हम नहीं पढ़ पाएंगे, आगे ही पढ़ा जाए, है ना, सीधा। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड, जब आप एक्टिविटी कर लेंगे तब आपको पता चलेगा, यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर v बाई ई इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। बार बार क्या कह रहे हैं, जो ये जो वोल्टेज डिफरेंस है ना, और ये जो I एम्पियर जो ये बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है ना, इसमें क्या डिफरेंस देखने में आया? तो कह रहे हैं बार बार जब हम वोल्टेज डिफरेंस और उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी बही उसको अगर नाप रहे हैं तो बार बार क्या आता जा रहा है, एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आती जा रही है, ऐसा देखने में आया। तो इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर v बाई ई इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त होती है, इन ईच केस, हर एक केस में ये सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो कह रहे हैं कि अच्छा, फिर थस वी आई ग्राफ है ना, v और i में जो हमने ग्राफ बनाया है एज शोन इन फिगर 12.3, है ना, देख रहे हैं। तो I करंट है ना, कैपिटल A मतलब एम्पियर में मापा गया है, ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस ब्रैकेट में लिख दिया V मतलब वोल्ट में मापा गया है। तो ये किस में ग्राफ बन गया? इसको बोलते हैं वी आई ग्राफ, माने वोल्टेज और करंट ग्राफ, ठीक है। हाँ, ठीक। तो एज शोन इन फिगर 12.3 थस v by i इज अ कांस्टेंट रेशियो, है कि नहीं? कांस्टेंट रेशियो, बार बार एक ही कांस्टेंट नंबर हमको मिल जा रहा है। फिर कह रहे हैं इन 1827 ईस्वी में अ जर्मन फिजिसिस्ट, ठीक, अभी तक हम लोग कहाँ, एक फ्रेंच था, एक इटालियन था और एक ही अब आ गए जर्मन। अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन या पता नहीं साइमन ओम, ठीक है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जो कि कब से कब तक रहे, 1787 से 1854 तक। फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I फ्लोइंग in a metallic wire and the potential difference across its terminals. The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझाया आपको मैंने? नहीं समझाया तो सुन, उस दिन मैं हर्षिता को समझा रही थी, सुन लीजिए, बड़ा खूबसूरत कंसेप्ट है ये पूरी ना जिंदगी में इम्प्लीमेंट होने वाले कंसेप्ट्स हैं। देखिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस मतलब लेवल में एक तरीके से जो डिफरेंस है ना, एक टंकी ऊंचे स्तर पर रखी थी, एक नीचे स्तर पर रखी थी, तो पानी बहेगा इसमें, ऐसा कुछ, राइट। कब तक बहेगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, तब तक वो बहता रहेगा। चलो, तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के कंसेप्ट को सीखते हैं। 6th में पढ़ाया जाता है, 6th 7th 8th 3 साल चलता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब होता है जैसे कि आप हैं अरीज़ा, ठीक है, तो अरीज़ा जो है ये जब स्टडी अपनी बढ़ा रही हैं ना, खूब पढ़े जा रही हैं, तो मार्क्स जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे? ठीक है, तो स्टडी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। जितना आप स्टडी कम करते जाओगे मार्क्स उतने ही कम होते जाएंगे, स्टडी को बढ़ाते जाओगे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। इस एनालॉजी को याद रखिएगा, मैंने आज तक ऐसे ही याद रखा है, 9th में सीखा था मैंने पहली बार ये, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए, आप स्टडी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले आपकी रैंक क्लास में आती थी 10th, अब मान लीजिए आपकी क्लास में रैंक आएगी 1st, है ना, या 2nd, जो भी आप माने। स्टडी आप जिस हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे, जो आपकी रैंक होगी क्लास में वो क्या होती जाएगी? अच्छा, रैंक घट जाएगी। रैंक बढ़ने का मतलब, रैंक अगर हम एक नंबर को मान लें, ठीक है, पहले कितनी थी?
जब स्टडी कम कर रहे थे तो रैंक थी 10, स्टडी हम बढ़ाते जा रहे हैं तो रैंक क्या होती जाएगी, 10 से 9, 8, 7। वर्ड प्रॉब्लम्स में ही कराते हैं। एग्जैक्टली यही मैं बता रही हूँ कि हमने 8th में किया है अच्छे से, ठीक है। तो स्टडी को जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो जो रैंक का नंबर है हमारा वो घट जाए। हाँ, है ना। इसी हम भाषा में ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी रैंक अच्छी हो गई, रैंक अच्छी हो गई मतलब रैंक कम हो गई ना एक तरीके से। पर एक ये भी ऐसे बोलते हैं रैंक बढ़ गई हमारी, मतलब कुल मिला के नंबर कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए और इस बात को लिखा कैसे जाता है। लिखा ऐसे जाता है, स्टडी बढ़ गई, रैंक मतलब नंबर जो है वो कम होता गया, है ना, रैंक नंबर कम होता गया। तो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखते हैं, स्टडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रैंक। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 करके लिख दिया। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी इसको रट लीजिए, जब भी हमें डायरेक्टली, अब ये दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एक तरीके से या प्रोपोर्शन हो गए, ठीक है। तो जब भी ये वाला साइन हटता है, इसको हटा के हमेशा हम क्या लगा देते हैं, एक इक्वल टू लगा देते हैं, और जो भी यहाँ पर चीज़ लिखी थी उसके साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा और उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। ये हर जगह अभी से लेकर के आगे हमेशा याद रखिएगा। डेरिवेशन में बहुत काम आएगा। डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला कैसे बना लिया साइंटिस्ट ने, ठीक, समझ में आ गया। लिख लीजिए इसको अपने नोट्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू के साथ राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। चलिए, तो इतनी सी बात समझ में आ जाती है अभी, है ना अपने को। चलो अब अच्छा ये बताओ कि जैसे एक टंकी बहुत ऊंची रखी है ना, और एक टंकी बहुत नीचे रखी है, तो क्या बहुत तेजी से पानी नहीं आएगा, है ना, बहुत तेजी से पानी आएगा। और ये टंकी का पानी का लेवल ये है ना, और ये दूसरी टंकी रखी है उसका पानी का लेवल बहुत थोड़ा सा ही नीचे, बहुत थोड़ा सा नीचे, तो क्या बहुत तेजी से पानी आएगा या बहुत ज़्यादा पानी आएगा? ऐसा नहीं होगा, है ना। ये समझ में आता है। देखिए इसको पढ़िए। चलिए, इन 1827 a German physicist George Simon Ohm found out that the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals, अगर भाई टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, अगर हाइट का डिफरेंस है तभी पानी फ्लो करेगा, ठीक है। The potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, ठीक। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उतनी करंट ज़्यादा बहेगी, ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। V is directly proportional to I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा बहेगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमने आपको सिखाया, क्या सिखाया, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये R जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक। V/I इज इक्वल टू R। R क्या है बता रहे हैं, तो और V इज इक्वल टू IR, देख लिया, वैसे ही लिखा हुआ है सब कुछ। इन इक्वेशन 12.4 जो कि लिखी हुई है, V is directly proportional to I. R is a constant for the given metallic wire at a given temperature. किसी दिए गए तापमान पर, है ना, अगर तापमान को बढ़ाते अथवा घटाते हैं तो ये रेजिस्टेंस भी कम अथवा ज़्यादा हो सकता है। And is called its resistance. इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक, समझ में आ गया।
चलिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। कह रहे हैं कि ये क्या है, एक गुण है किसका, कंडक्टर का। कंडक्टर में एक ये गुण देखा जाता है कि चार्जेस वो फ्लो भी करवाता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा उसमें रेजिस्टेंस देता रहता है, प्रतिरोध भी करता है। और कौन कितनी मात्रा में प्रतिरोध करता है, इस हिसाब से कहते हैं ये अच्छा है कंडक्टर अथवा ये खराब है। तो अगर जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि ये एक बैड कंडक्टर है, इसका मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यस, और एकदम ही केवल रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या कहोगे, इंसुलेटर। रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बिल्कुल फ्लो ही नहीं करने देता करंट। जैसे प्लास्टिक, इसमें क्या है, केवल रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस भरा है, इसमें कहाँ करंट फ्लो होती है क्या, नहीं होती। तो इसका नाम क्या दे दिया, इंसुलेटर। ठीक, कंडक्टर मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं, उसकी कैटेगरी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कहेंगे इट इज़ अ बैड कंडक्टर। बहुत कम है, कहेंगे इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर। एक ऐसा चीज़ हो जिसमें रेजिस्टेंस ही हो, है ना, कोई कंडक्टिंग हो ही ना, इसी का नाम क्या है, इंसुलेटर। तो जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है उसके ऊपर अपन कोटिंग कर लेते हैं। देखो इसमें सब जगह कोटिंग है, प्लास्टिक की, है ना, रबड़ की, इन सब चीज़ों की करते हैं ना। चलो, तो कह रहे हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर की बात करेंगे, इंसुलेटर की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें तो भर भर के केवल क्या है, रेजिस्टेंस, उसमें तो कोई देखना इतना नहीं है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ठीक, इस एसआई यूनिट इज ओम। ठीक, अब ये कैसे बन रहे हैं देखिए, तो ओम ऐसे बनेंगे भाई कि आर जो है ये क्या है, वी बाई आई। एसआई यूनिट का हिसाब किताब चल रहा है, वी को किस में नाप लिया था, वोल्ट में, आई को अपने आप से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। ये रहा 1 ओम कितना होगा, 1 ओम तब होगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और कितनी करंट बह जाए, खत्म। ठीक, चलिए अब पढ़ेंगे। So its SI unit is ohm, represented by the Greek letter rho. ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक, इसको हम ओम पढ़ते हैं। So according to Ohm's law, अब से हम इसको ओम ही बोलेंगे। According to Ohm's law, R is equal to V by I, है ना। इसको याद रखना बहुत आसान है। मैंने बताऊं कैसे याद किया हुआ था, इसमें ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, बहुत सारे ये आ गए थे, तो मैंने याद रखा था वीर, V is equal to IR। ठीक है, कई सारे होते हैं ना इसमें, Q is equal to IT, है ना, I is equal to क्या होता है, Q by T होता है, तो मैंने ऐसे याद रखा था, Q is equal to IT, क्विट। तो ना मुझे कंफ्यूजन नहीं होते थे बहुत सारे कि ये ऐसे है कि वैसे है, क्या है ऊपर है नीचे, क्विट। ठीक है, चलो, और भी एक और क्या था अपना, ऐसे उसका भी मैंने कुछ बना रखा था, चलो खैर आप अपने हिसाब से भी बना लीजिएगा। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा हाँ, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। ठीक, देखिए रटना नहीं, अब अपने आप लिख लेंगे आप। एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, then the resistance R of the conductor is 1 ohm, that is 1 ohm is equal to 1 volt per ampere या per 1 ampere. Also from equation 12.5 we get I is equal to V by R। देखा, 2-3 बार लिख दिया ऊपर नीचे करके। ठीक है, हर बार क्या करें, वही लिख रहे हैं, I is equal to V by R, R is equal to V by I, है ना, है तो मैनिपुलेशन। It is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। ठीक है, कह रहे हैं इस इक्वेशन में देखो 12.7 में अगर देखें हम, तो कह रहे हैं कि I जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कितनी करंट बहेगी इसकी कैसे निर्भर करेगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कम करंट बहेगी। यस मैम, क्योंकि वो रोकेगा उसको। हाँ, ये अब लॉजिकली समझ में आ जाएगा, अब आपको ये सब रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर को हमेशा स्पीड ब्रेकर की तरह देखेंगे, उसका डिज़ाइन भी स्पीड ब्रेकर जैसा ही है ना। ओके, इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 दैट द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। रेजिस्टेंस अगर डबल कर दोगे तो क्या होगा, करंट कितनी बहेगी, आधी बहेगी। इक्वेशन से अपन पहचान पा रहे हैं, है ना। तो कैसे पहचान पा रहे हैं, I इज इक्वल टू V बाई R।
अगर हमने R की जगह क्या कर दिया, 2R कर दिया है ना, R की जगह अगले इसमें 2R कर दिया तो करंट कितनी बहेगी, हाँ V/R पहले बहने वाली करंट थी तो वो हो जाएगी I/2। समझ में आया कैसे कर लिया, इसको लिखा ऐसे, पहले ये था ठीक, अब हमने R की जगह क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो V/R का ही दूसरा नाम क्या है, करंट जो बह रही है, तो इसको ये लिख सकते हैं I/2। तो नई करंट कितनी हो गई, I/2। ठीक, तो कह रहे हैं इट इज नेसेसरी in many practical cases it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit। ठीक, जैसे कि हमने रेगुलेटर को समझा है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कहीं बढ़ाएं और कहीं पर घटा लें अपनी आवश्यकता अनुसार। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मतलब वेरी मतलब टू चेंज, एबल मतलब करने योग्य, ठीक है, चेंज कर पाने योग्य जिसमें है ना, हम चेंज कर पाने की योग्यता जिसमें है ऐसा। तो अ कंपोनेंट एक ऐसी चीज़, एक ऐसी डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं किस लिए, टू रेगुलेट करंट, करंट को ज़्यादा या कम करने के लिए, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, हमें वोल्टेज को चेंज नहीं करना, वोल्टेज जो है वो एज इट इज़ बना रहे, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, in an electric circuit a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit। ठीक, कल इसके बारे में बात कर ली, 5 उसमें से थी, कभी 1 पे लगाया कभी 2 पे लगाया। ओके, we will now study about electrical resistance of a conductor with the help of following activity। अब एक्टिविटी आप अपने आप से कर लीजिएगा, ठीक है, पर इसमें जो हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं वो फिर भी पढ़ के एक बार बात कर लेते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स। वाई डू दे डिफर? सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर्स रजिस्ट द फ्लो, है ना। कह रहे हैं कि अलग अलग मटेरियल की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा कि उसमें अलग अलग मात्रा में करंट बहेगी, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के अच्छे या खराब कंडक्टर्स होंगे। We know the motion of electrons in an electric circuit constitute an electric current। हमें ये बात पता है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है एक ही दिशा में, इसी की वजह से क्या उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। The electrons however are not completely free to move within the conductor। लेकिन इसमें क्या बता रहे हैं, फिर भी अब ये बात समझने वाली कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे फ्री नहीं होते हैं कि किसी भी मज़े से अपने कंडक्टर में घूमते रहें। They are restrained by the attraction of the atoms among which they move। Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance। ठीक है, तो आपस में ही वो घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, उसकी गति को कम करते रहते हैं, है ना। तो गति को कम कर देना ही क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। A component of given size that offers a low resistance is a good conductor। इसमें कोई कठिन बात नहीं है। अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। जिसमें एक अच्छी मात्रा में रेजिस्टेंस हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। ठीक, यही एक्टिविटी थी, 4-5 चीज़ें ली होंगी, उसमें कह रहे हैं इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मतलब कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसमें कम कर रही मतलब इसमें ज़्यादा है, इंसुलेटर मतलब बिल्कुल नहीं कर पा रही। चलो, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ज़्यादा तेजी तो नहीं हो रही है, ठीक। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन से वो कारक हैं, किन पर निर्भर करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक, जैसे कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई के ऊपर बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। जैसे सवेरे की क्लास है ना, तो आई एम फुल ऑफ एनर्जी, ठीक। अगर मैंने खाना खाया है, बढ़िया आवाज़ निकल रही है, ये सब कारक है ना। दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ माई क्लास, ठीक। तो ऐसे ही देखिए क्या क्या कारक हैं जिसकी वजह से, है ना, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो घटती होगी, बढ़ती होगी, कुछ ऐसी बात कर रहे होंगे। फिर से एक्टिविटी है, ये एक्टिविटीज़ बेटा इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ कर नहीं पाएंगे, आपको चाहिए लैब, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए।
It is observed that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of wire is doubled. अब ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद आपको एक फॉर्मूला बताएंगे V इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला भी है। अगर इसका प्रैक्टिकल करवा सकते होते हम अभी आपको तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं करवा सकते, फिर भी आप समझ तो सकते ही हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट, अब देखिए क्या कह रहे हैं, हम नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई फॉर्मूला बना नहीं रहे हैं, जो नेचर में देख रहे हैं उसको ही लिखेंगे, अपने आप फॉर्मूला बन के आ जाएगा। कह रहे हैं जब हम पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि एमीटर रीडिंग, एमीटर मतलब किसको रीड कर रहे हैं, एग्जैक्टली, किस में रीड कर रहे हैं, किस में रीड कर रहे हैं, एम्पियर में, हाँ। तो कह रहे हैं कि भाई ये हम देख पाए कि जो करंट की जो रीडिंग्स थी वो घट गई। कितनी घट गई, आधी हो गई। कब आधी हो गई, जब हमने लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दिया, ठीक। तो जैसे अगर इतना बड़ा वायर था अपने पास, है ना, x मीटर का, तो इसमें मान लो 2 एम्पियर करंट जा रही थी, हमने क्या कर दिया, हाँ, मैंने 2x कर दिया। तो अब इसमें से कितनी करंट पास हुई, तो देखने पता चला कि 1 ही एम्पियर पास हुई। ये देखा गया, ठीक। तो समझ रहे हैं कि जब हम, तो अगर हम इसमें देखें, क्या देख रहे हैं, जब लेंथ बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही, बढ़ रही कि घट रही है, घट रही है। इसका मतलब ऐसा कुछ, ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। अभी इसमें अलग चीज़ें आएंगी पर मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटीरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। दूसरी बात क्या ऑब्जर्व किए हम, ये ऑब्जर्व किए कि एमीटर की रीडिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग बढ़ गई। कब, जब एक मोटा वायर में एक पतला वायर था, है, और एक मोटा वायर है, तो इसका मतलब दोनों में क्या चीज़ बढ़ रही है, एक मोटा वायर है, एक पतला वायर है, वॉल्यूम कह सकते हैं, हाँ, अंदर की जगह, या फिर उसका एरिया कह सकते हैं, है ना। व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम लेंथ है, एक इतना ही बड़ा पतला वायर है और एक इतना ही बड़ा मोटा वायर है, ठीक है। तब हमने देखा क्या हुआ कि एमीटर की रीडिंग बढ़ गई है। एमीटर की रीडिंग बढ़ गई मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो कर रही है जब वायर कैसा है, थिक है। दूसरी ये बात हो गई, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, या फिर वॉल्यूम। देखते हैं आगे किस पे ये बात कर रहे हैं भी, है ना, क्रॉस सेक्शन पे बात होगी एक्चुअली। चलो कहाँ थे, यस। फिर कह रहे हैं अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ, है ना, एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। फिर कह रहे हैं कि हमने ये भी देखा कि एमीटर की रीडिंग में चेंज आ रहा है। कब, व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अगर हम मटेरियल को चेंज कर दें, है ना, लेकिन लेंथ को सेम रखें, थिकनेस को भी सेम रखें, है ना, लेकिन मटेरियल को ही बदल दें, तो भी एमीटर की रीडिंग में चेंज आ रहा है। मतलब करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स, वायर्स पे, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये तो करता ही है ना, नहीं करता है। सोने का रखें इतना ही बड़ा चांदी का रखें तो ज़्यादा कम फ्लो करेगी कि नहीं करेगी करंट। एल्युमिनियम का वायर रखें इतना ही बड़ा तो क्या होगा, कम, और इसी जगह सोना रख दें, यही कह रहे हैं। फिर से पढ़ा जाए, अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड। कब, व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जब दूसरे मटेरियल का वायर ऑफ द सेम लेंथ हमने सेम रखी, ठीक, एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस, ये सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी थिकनेस हमने सेम रखी। सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ रहे हैं, ये πr², और ये क्या है, h, अगर सिलेंडर को खड़ा कर लिया जाए, है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखना माने उसकी थिकनेस सेम रखी हमने, लेकिन अब क्या बदल दिया, मटेरियल ही बदल दिया। तब भी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो घट बढ़ रही है। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, अब जब हम ओम का लॉ अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर
किस पे डिपेंड्स कर रहा है? फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, तो जो आर है वो लेंथ के ऊपर निर्भर है, ठीक। फिर कह रहा है मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। फिर कह रहे हैं सेकंड ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बेसिकली क्या पता चल रहा है? उसकी थिकनेस, है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि लेंथ तो हम सेम ही रख रहे थे, या लेंथ घटा बढ़ा रहा है तो उसका हमने यहाँ पर हिसाब किताब कर लिया। तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर क्या कह रहे हैं? थिकनेस के हिसाब से देखा गया तो इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एरिया, है ना, थिकनेस के हिसाब से भी कुछ डिपेंड कर रहा है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि एंड थर्ड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटीरियल, है ना, उसका मटीरियल का क्या हिसाब किताब, वो भी उस पर भी डिपेंड कर रहा है। Precise measurements have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length। अब इसको ऑब्जर्व करके लिख दिया इन्होंने फाइनली। तो कह रहे हैं कि हमने इसको जब देखा एग्जैक्टली समझा नेचर में देख करके, प्रैक्टिकल करके, तो समझ में आया जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एल के, ठीक। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक। That is R is directly proportional to L and R is inversely proportional to cross section area of the wire। मैम ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इसका है ना? हाँ, A है ना, A। ये तो एमीटर का भी है, एम्पियर का। बेटा ये उसका सिंबल है, यहाँ पर इस कैपिटल A का मतलब है एरिया, है ना। ये A जो है यहाँ पर हम ऐसे करके बनाते हैं, तब ये एमीटर में, ये एमीटर को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन ठीक हमें पता है ना कि हम यहाँ पे किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। आप कुछ और लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। चलो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पर हम इसको किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, और दूसरी बात, एमीटर में ही ऐसे केवल कैपिटल ए लिखते हैं, सब जगह नहीं लिखते हैं। सब जगह ऐसे ही लिखेंगे आपको 2 एम्पियर, कैपिटल ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये डाउट में मत रहिएगा। चलिए, तो कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करें तो क्या ये लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या हमने समझ लिया है? R कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट का नाम है ये रो, L बाई ए, ठीक। कंबाइनिंग these इक्वेशंस वी गेट R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है। वेयर RHO रो, मैंने ओम वाले को भी रो बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको देख लूंगी मैं एक बार। यार हम तो इसको भी एक बार देखना पड़ेगा, ग्रीक लेटर्स भूल गई हूँ शायद, ठीक है। चलो, तो वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक, इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझ में आ गया क्यों आता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसे। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो फिर एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, है ना। इसका नाम क्या है? रो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, है ना। ये हर एक मटीरियल में होती है, इसके अंदर एक ये गुण होता है, क्या करने का? रेजिस्ट करने का, ठीक। कहाँ पहुँच गए? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल द मेटल्स एंड अलॉयज। मेटल माने धातुएं, अलॉयज मतलब मिश्र धातुएं, जिसमें केवल एक मेटल ना हो, मतलब सोना चांदी मिक्स कर दिया गया, तांबा पीतल मिक्स कर दिया गया ना, उसको बोलते हैं अलॉय। अलॉय मतलब मिक्स्ड मेटल्स, लिख लीजिए भूल ना जाए ताकि। ठीक, तो मेटल्स एंड अलॉयज। अब अलॉय भी क्या, किससे बन रहे हैं? मेटल से ही तो बन रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं धातुएं और मिश्र धातुएं जो हैं दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, मतलब उनके अंदर रेजिस्टिविटी कम होती है, अर्थात रेजिस्ट करने की उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक, उनके अंदर गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए वे क्या हो जाती हैं? दे आर गुड कंडक्टर्स।
सो दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, दैट इज 10 टू द पावर -8 से लेकर के 10 टू द पावर -6 ओम, जो कि बिल्कुल नगण्य है। 1 के 10 लाख हिस्से कर दीजिए, इतनी कम मात्रा में उसमें रेजिस्टिविटी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। फिर कह रहे हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ कोर्स। इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर, देखो वहाँ माइनस में है, मैंने 1 के भी हजारों लाखों हिस्से कर लिए वहाँ पर, और यहाँ कैसे है 10 टू द पावर 12, मतलब करोड़ों करोड़, ठीक है। तो ये हो गया, क्या ऑर्डर है इसका, 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर, हर एक मीटर में इतना सारा रेजिस्टेंस इसको मिलेगा, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए, पता नहीं शायद पूछ लें, शायद आई डोंट नो, कांट से। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, है ना, जो प्रतिरोध है और रेजिस्टिविटी क्या है, प्रतिरोध करने का गुण, ठीक। बोथ द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और प्रतिरोध करने का गुण ऑफ अ मटीरियल वेरी विथ टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें स्टार लगाइए इस पॉइंट में। तो रेजिस्टेंस किस कारक पर वो है, डिपेंडेंट है, ऑन टेम्परेचर, ठीक है। हीट बढ़ने पर रेजिस्टेंस या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, ऐसा। टेबल 12.2 रिवील्स, नीचे टेबल दी गई है, वो बता रही है, रिवील्स मतलब आपकी आंखों से पर्दा हटा रही है, किस बात का, दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर दैन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक। अलॉय जो है, जो मिश्र धातुएं हैं, उसकी जो रेजिस्टिविटी है, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स है, अगर अलग अलग सोना चांदी में हम देखें, है ना, तो कुछ कम है अलग अलग दोनों का जोड़ देंगे तो भी उतना नहीं, लेकिन अगर मिला के एक धातु बना दिए तो फिर उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, दोनों का जोड़ करके भी उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रिवील कर रही है कि जब हम दो धातुओं को मिला देते हैं, अलॉयज इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। Alloys do not oxidize या burn readily at high temperatures। ये मज़ेदार बात हो गई। क्या मज़ेदार बात हो गई कि ये बहुत अगर बहुत अधिक तापमान हो जाए तो ये आसानी से जलते नहीं हैं, ठीक है। Alloys do not oxidize, है ना, ऑक्सीडाइज को हमारे पास क्या है, हमारे पास ये ऑक्सीडाइज हम समझते हैं केमिस्ट्री में, भाषा हम जनरल लाइफ में उसको कैसे देखते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। रेडिली मतलब तत्परता से, जल्दी जल्दी, एट हाई टेम्परेचर्स। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें हम हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, बता रहे हैं आगे, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, फिर टोस्टर्स, ठीक, और मेरे ख्याल से पानी के हम लोग गीज़र में भी यूज़ करते हैं, और कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रिज में, वो अपन हेयर स्ट्रेटनिंग रॉड नहीं होती है, उसमें भी करते होंगे। फ्रिज में तो ठंडा करते हैं, नहीं मैम, पीछे वो गर्म हो जाता है, पर वो गर्म करने के लिए नहीं बनाया गया है फ्रिज, उसका कुछ अलग विधि रहती है। वो हेयर ड्रायर मशीन हो सकती है, यस। फिर कह रहे हैं टंगस्टन इज यूज्ड, अंडरलाइन टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन जो धातु है, ये एक अलॉय धातु है, इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। वो जो होते हैं ना, ऐसे दो ऐसे वायर जैसे दिखाई पड़ते हैं, बल्ब देखे आपने पुराने टाइप वाले, उसमें ऐसे दो दिखाई पड़ते हैं वायर जो जाते हैं, वो वायर किस चीज़ के होते हैं ना, वो वायर, उसके बीच में एक फिलामेंट रहता है, ऐसे बिल्कुल स्प्रिंग जैसा एक जुड़ा रहता है वो। तो बता रहे हैं कि टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, whereas copper and aluminum are generally used for electric transmission lines। तांबा और एल्युमिनियम के हम वायर डालते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, ये जो तार लगाए जाते हैं। मेरे ख्याल से इनमें से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझ लेने की ज़रूरत है। 10 टू द पावर -8 वाली रेंज है किसकी, रेजिस्टिविटी की, इन गुड कंडक्टर्स, है ना, और इंसुलेटर में 10 टू द पावर 12 हो जाती है, भाई 12 से 17 तक जाती है। चलें, कहीं कुछ डाउट तो आगे बढ़ जाते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ
220 वोल्ट सोर्स। तो बता रहे हैं भाई जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट। फिर कह रहे हैं इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम्स, आर बराबर 1200 ओम्स। ठीक, फिर उसके बाद हाउ मच, ये पहला ही क्वेश्चन है, अच्छा ठीक, ये पहला क्वेश्चन खत्म, इसी को पहले सॉल्व किया जाए। कह रहे हैं हाउ मच करंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब आई, राइट। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। तो निकाल लिया जाए, I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 220, R कितना है 1200 ओम्स। ठीक, 11/60 एम्पियर। आगे फर्दर अपना सॉल्व कर लेना। ठीक है, सॉल्व करके बता रहे हैं आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन भी देख लीजिए। बी पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम्स। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस आर दिया है वो कितना हो, 100 ओम्स हो। ठीक, और वी कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हो। तो क्या पूछना है, क्या बताना है, हाउ मच करंट। तो आई की वैल्यू फिर बताइए कितनी होगी। हाँ क्यों नहीं बता लेंगे, वी बाई आर है ना। वी की वैल्यू 220, नीचे 100, 2.2 एम्पियर। ठीक, कुछ कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। अगला एग्जाम्पल देखा जाए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दो चीज़ों के, दो बिंदुओं के बीच में, ये बता रहे हैं कितना है 60 वोल्ट। तो V की वैल्यू क्या बता दी 60 वोल्ट। फिर I की वैल्यू बता दी 4 एम्पियर। क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कितनी करंट बहाएगा। I की वैल्यू तब बताओ, कब बताओ, जब पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू, अगर V की वैल्यू हम कितनी कर दें 120 वोल्ट कर दी जाए। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इसीलिए सुनिए इसको, हमने एक बात समझी थी है ना, V बाई इज इक्वल टू आर विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, जो कि हमेशा क्या रहेगा किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर अथवा एलिमेंट के लिए हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब चाहे V बाई आई एक स्थिति में निकालो और चाहे V बाई आई दूसरी स्थिति में निकालो, R तो हमेशा बराबर ही रहेगा, रहेगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, तो क्या R की वैल्यू पता चल जाएगी, ऑफ कोर्स पता चल जाएगी, 60/4 दिस इज इक्वल टू 15 ओम्स। ठीक, दूसरी स्थिति में क्या ये R 15 ही नहीं रहेगा, 15 ही रहेगा। क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो I की वैल्यू पूछ रहा है V बाई आर। V कितना हो गया 120, R कितना है 15, 15 8 120, 8 एम्पियर। सॉल्यूशन, कठिन से कठिन प्रश्न आएगा तो यही प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि जो R है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक, क्लियर है। चले अब एग्जाम्पल 12.5 पढ़िए क्वेश्चन को। Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया तुरंत ये डायामीटर और ऐसा लेंथ और ये सब बात करने लगे तो कौन सा हमको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है V इज इक्वल टू, इससे पहले क्या पढ़ा अभी हमने, R इज इक्वल टू रो L बाई A। R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L क्या है,
लेंथ, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझ लें तो एक तरीके से क्या है, बेसिकली इट इज अ सर्कल, है कि नहीं। Yes, ma'am. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। अगर आपको डायामीटर पता है तो आर निकाल सकते हैं, Yes, ma'am. d/2 इज इक्वल टू आर। अब क्वेश्चन पढ़िए। Resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm. रुक जाओ, मतलब क्या दिया है, आर इज इक्वल टू 26 ओम, लिख लिया। At 20 degrees Celsius. टेम्परेचर दोनों वाले केस में सेम ही रह रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। If the diameter of a wire is 0.3 millimeter, d बराबर 0.3 क्या, mm, ठीक। तो r की वैल्यू निकल आई कितनी, 0.3/2 mm, ठीक। फिर what will be the resistivity of the metal at the temperature? रो इज इक्वल टू पता नहीं, बताओ, ठीक। और लेंथ Ma'am, length 1 meter. L इज इक्वल टू 1 मीटर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ ये mm है, यहाँ पर ये मीटर है। इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारे यूनिट्स कैसे हैं, SI यूनिट्स हैं। SI यूनिट्स में कैलकुलेशन के लिए हमेशा ध्यान रखें M के S में कन्वर्ट करें। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड्स, ठीक। तो ये जो mm है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.3/2 और mm का मतलब कितना, 10⁻³ मतलब 1/1000 है ना। Yes, ma'am. चलो, तो हमें रो की वैल्यू निकालनी है, r बराबर 26, रो पता नहीं, l की वैल्यू 1 मीटर अपॉन a की वैल्यू पाई 22/7 कर लें, r 0.3/2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.3/2 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको। तो कैलकुलेशन किया, रो इंटू 1 तो हो गया रो, अभी तो सब कन्वर्ट ठीक से कर लिया तो कोई ज़रूरत नहीं है। अंत में हमें क्या निकालना है, रजिस्टिविटी, वो निकल के आएगा ओम मीटर में, ठीक। तो कर लिया जाए, रो इज इक्वल टू 26 इंटू, चाहे तो 3.14 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, 22/7 0.3/2 इंटू 0.3/2 इंटू 10⁻⁻6। समझ में आ गया, Yes, ma'am. ठीक। अब इसका कैलकुलेशन करिए, ये हो गया 13, ठीक। रो इज इक्वल टू, ये हो गया 0.9, इसका भी एक डेसिमल हटाया, नीचे 100 और मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 10⁻⁻8। 13 इंटू 9 इंटू 22 अपॉन 7 2 ज़ा 14 इंटू 10⁻⁻8 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 कर लो, ठीक है। फिर 117 गुणे 11/7 10⁻⁻8, ठीक। कैलकुलेशन अपने आप से यहाँ पे कर लीजिएगा, समझ में आ गया। Yes, ma'am. इसका सोल्यूशन देखिए, ऐसा ही है, ठीक, समझ में आ गया। 12.6, अब मुझे लगता है ये वाला आपसे अपने आप से होना ही चाहिए, ठीक है। अब आप इसे कर लीजिए, मैं आपको 5 मिनट